हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे एंकर कोमल आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हम हमारे सेगमेंट में कुछ अलग टॉपिक के ऊपर हमेशा बात करते रहते हैं और मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कुछ अलग अलग पर्सन्स हमें नजर आते हैं और उसमें से ही आते हैं दिव्यांगजन जिन्हें हम कहते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में थोड़ी बहुत कम सुविधाएं दिव्यांगजनों के लिए दिखाई देती है, पर इसके ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने आगे आकर सामने आकर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो इंस्टीट्यूट ऐसे काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी के रिलेटेड है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर। सर के बारे में बताया जाए तो डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सहायक प्राध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी है राष्ट्रीय बौद्धिक सशक्तिकरण संस्थान क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई में। एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन में सर काम कर रहे हैं। सर का दिव्यांगता पुनर्वसन क्षेत्र में 18 साल से ज्यादा अनुभव है। मतलब हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग फील्ड में हमेशा कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा काम करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर जी का ये फील्ड में दिव्यांगता क्षेत्र में बहुत काम रह चुका है। इसके साथ साथ बहुत अलग अलग विषय पर उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जैसे कि बहुत सारे दिव्यांगता संबंधित विषयों पर पेपर प्रेजेंट किए हैं एंड नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। सो बेसिकली दिव्यांगता ये जो कैटेगरी है ये एक अलग क्षेत्र है। इसके बारे में बात किया जाए तो वो लोगों को समझ के लेना, उनके प्रॉब्लम समझ के लेना, उनके ऊपर रिसर्च करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है और सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो आज इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 FM पर। धन्यवाद मैडम। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आचार्य 90 FM को कि आपने इस गंभीर विषय पे एक चर्चा को ऑर्गेनाइज किया है। और आप जैसा ठीक कह रहे हैं कि दिव्यांगता एक बहुत ही बड़ा विषय है और इस पे चर्चाएं कम होती हैं। तो आज आपके चैनल ने इस पे आकर के बात किया, ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। यस, सो हमारे आज की जो बातचीत होने वाली है, हमारे आज का ये जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द दिव्यांग लोग जो रहते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले दिव्यांगजन बहुत जगह पर लिखा ही देता है, बहुत जगह पर लोग बातें करते हैं। तो एग्जैक्टली दिव्यांग का अर्थ क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, क्योंकि दिव्यांग में देयर आर सो मेनी कैटेगरीज और वो कौन से प्रकार की होती है? दिव्यांगता को हम अंग्रेजी में डिसेबिलिटी कहते हैं और इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी मानसिक स्तर पे या शारीरिक स्तर पे कोई भी दिक्कत आती है और उसके कारण से जब हमारा काम प्रभावित होता है तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है। पहले हम इसको अक्षमता कहते थे, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना था कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा होती है। तो हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना और हमें व्यक्ति की कमियों को देखने की बजाय उसकी क्या खूबियां हो उस पर गौर करने की जरूरत है और इसलिए हमने दिव्यांग शब्द लेकर के आए। अभी जो हमारा 2016 में दिव्यांगजन हक अधिनियम 2016 आया है, डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें टोटल 21 प्रकार की डिसेबिलिटी दी गई है। और वो 21 प्रकार में फिजिकल डिसेबिलिटी जो शारीरिक दिव्यांगता है उसके कुल 6 प्रकार हैं, जिसमें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसके कि मांसपेशियों में कोई दिक्कत आती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत आती है, हाथ पैर मूव करने में कोई दिक्कत आती है, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इसी तरीके से सेरिब्रल पाल्सी, जिसको हम प्रमस्तिष्की पक्षाघात कहते हैं या मेंदुचा पक्षाघात कहते हैं, उसमें दिमाग के किसी भाग में कोई समस्या आने से कई बार उसके हाथ पैर के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और उसमें कई बार एक हाथ प्रभावित होता है, कई बार पूरा शरीर प्रभावित होता है। और हाथ में बच्चे के देखेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा कड़ापन आ गया है या मांसपेशियों में ताकत नहीं, बहुत कमजोर है, ये शुरुआती लक्षण है। तीसरी जो डिसेबिलिटी है आज के समय में वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, काम करना बंद करती हैं और इससे धीरे धीरे व्यक्ति के जो चलने फिरने की समस्या उम्र के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। चौथी जो डिसेबिलिटी है वो है लेप्रेसी क्योर,
तो कुष्ठ रोग जो है एक समस्या है, लेकिन कुष्ठ रोग में ठीक होने के बाद अगर कोई व्यक्ति की शारीरिक रूप से कोई अक्षमता आ गई जो उसकी जीवन भर चलने वाली है, तो उसको हम कुष्ठ रोग मुक्त कहते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे पास ड्वार्फिज्म जो है, जो जिनकी ऊंचाई कम होती है, उसको भी पहली बार शामिल किया गया है कि अगर किसी की हाइट जो है 4 फीट 10 इंच से कम है और उसके कारण से उसके काम करने में कोई समस्या अड़चन आ रही है, तो उसको हम ड्वार्फिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। और शारीरिक में छठी जो कैटेगरी है वो आपको पता है कि हमारे देश में कई बार ऐसे सुनने में आता है कि एसिड अटैक काफी होते हैं। तो एसिड अटैक जो विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको भी एसिड अटैक के बाद कोई अगर परमानेंट डैमेज हो गया है तो उसके कारण से उनको समस्या होती, तो इस डिसेबिलिटी को भी शामिल किया गया, क्योंकि वहाँ पे उनको चिकित्सा या मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के जो क्राइम है उससे जो विक्टिम है उसको उबरने में बहुत समय लगता है, और लीगल इश्यूज भी होते हैं। तो ये तीनों चीजों को चैलेंज को उसको फेस करना पड़ता है। तो पहली बार एसिड अटैक विक्टिम्स को भी डिसेबिलिटी में शामिल किया गया। इसके अलावा जो देखने संबंधी दृष्टि दिव्यांगता, उसमें 2 प्रकार हैं। एक है जो ब्लाइंडनेस है, जो अंधत्व जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और दूसरा है कि अल्प दृष्टि दोष, लो विजन, जिसमें कि कम दिखाई देता है। अच्छा। फिर हमारा जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसमें 2 कैटेगरीज है। एक है डेफ, जहाँ पे कि कान के जो सुनने की क्षमता वो बहुत कम होती है और हियरिंग एड लगा के भी ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को हम साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा में सिखाते हैं। और दूसरा है हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनका कि हियरिंग लॉस 60 से 70 डेसिबल के बीच होता है, जिनको हियरिंग एड और स्पीच थेरेपी अगर हम शुरुआत में देखें और दें तो उनको फायदा मिलता है। तो इस तरह की 2 डिसेबिलिटीज हैं। अगली जो है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, कि कई बार क्या होता है बच्चे को सुनाई बराबर से दे रहा है, लेकिन उसका जो जहाँ से आवाज निकलती है, स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है, या ब्रेन के उस हिस्से में कोई दिक्कत है जो कि स्पीच को कंट्रोल करता है, तो वो सुनता तो है लेकिन वो बोल नहीं पाता, उसको भाषा सीखने में समस्या होती है। तो ये जो मैंने आपको टोटल 11 डिसेबिलिटी बताई, ये सारी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। ओके। तो मुझे लगता है कि आज जो भी हमारे लिसनर्स यहाँ पर ये हमारा आज का सेशन सुन रहे हैं या फिर हमारी बातें जो सुन रहे हैं, वो मुझे लगता है बहुत क्लियर हो चुका होगा उनको कि पीपल डोंट नो, जो कॉमन लोग हैं उनको बहुत बार पता ही नहीं रहता है कि दिव्यांग का मतलब क्या है, या फिर दिव्यांग के अंडर कौन से कैटेगरीज आते हैं और कौन से कैटेगरी में, लाइक जैसे कि आपने बताया कि ईयर रिलेटेड बताया, आईज रिलेटेड बताया, फिजिकल जो भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड आपने जो भी बताया। सो बेसिकली दिव्यांग मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कैटेगरीज है जो उसके अंडर आते हैं। सर वो तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में बहुत बार कहा जाता है, या फिर बौद्धिक दिव्यांगता के भी लोग बहुत ऐसे होते हैं कि जिनको बौद्धिक दिव्यांगता का सफर करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो वो बौद्धिक दिव्यांगता क्या है? तो जैसा मैंने अभी आपको 21 में से 11 कैटेगरी बताया, इसके अलावा एक जो डिसेबिलिटी जिसको मेंटल बिहेवियर कहते हैं, कि जो मानसिक बीमारी है, आज के समय में लोगों में तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण से किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, और ये बहुत कॉमन है। तो वो भी एक डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आता है अगर वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जहाँ तक बात है बौद्धिक दिव्यांगता की, तो बौद्धिक दिव्यांगता जो है अगेन एक डिसेबिलिटी है जिसमें कि हमारे जो सोचने की बौद्धिक कार्यात्मकता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, वो बहुत कम हो जाती है, और उससे हमारा दैनिक जीवन का क्रियाकलाप भी अफेक्टेड होता है। जैसे बच्चे को खाना खाना, तैयार होना, कपड़े पहनना, बाहर जाके लोगों के बीच रहना, बातें करना, ये सारी समस्याएं वो फेस करता है। और ये जो डिसेबिलिटी है ये हमेशा 22 साल की उम्र से पहले होती है, उसके बाद नहीं हो सकती। तो ये डिसेबिलिटी है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑटिज्म है, जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, स्वमग्नता या स्वलीनता, जिसमें कि बच्चे का जो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स है, सामाजिक व्यवहार और लोगों के साथ बातचीत करना है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं शो करता है, कम्युनिकेशन खुद से नहीं करने या फिर अलोन रहना बहुत बार, और लोगों से अलग रहने का कोशिश करता है, और साथ के साथ कुछ ऐसे व्यवहार जो वो बार बार रिपीट करते जाता है, जिसको हम रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं। तो ये भी एक डिसेबिलिटी है।
और इसके साथ साथ आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आजकल हम ऐसा मानते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडी कहती है कि स्कूल्स में 5 से 7% बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, और इसके बहुत सारे प्रकार है जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जहाँ बच्चे का बुद्धि तो सामान्य है, उसको देखने सुनने का भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जब हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ाने के बाद और सब कुछ करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका बार बार फेल हो रहा है, एक लंबे समय तक उसके परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हो रहा है, तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ने की कोशिश नहीं करता या ध्यान नहीं देता, लेकिन एक्चुअल में ये समस्या जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई हो सकती है, जिसके लिए हमें उसका डायग्नोसिस करने की जरूरत है। इसके अलावा जो हमारा एक्ट है उसमें 5 डिसेबिलिटी है, जो उसमें एक है जो कि आपका मानसिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड 2 डिसेबिलिटीज है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसमें रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड समस्या आती है, और दूसरा है पार्किंसंस डिसऑर्डर, जो कि एल्डरली पीपल में होता है, जो वृद्धावस्था में होता है, जिसमें कि हाथ और पैरों में कंट्रोल नहीं रहता है और वो ट्रेमर्स आते हैं। और साथ के साथ 3 ब्लड डिसऑर्डर्स को भी डिसेबिलिटी एक्ट में शामिल किया गया है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और हेमीफीलिया है। तो इस तरीके से देखें तो 20 डिसेबिलिटी है, और आखिरी जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी की, जब एक व्यक्ति में 2 या 2 से ज्यादा डिसेबिलिटी एक साथ हो जाए, जैसे अगर व्यक्ति को दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा, जिसको हम डेफ ब्लाइंड कहते हैं, तो ऐसी डिसेबिलिटी और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। या किसी व्यक्ति को शरीर का भी समस्या है और उसकी बौद्धिक दिव्यांगता भी है, तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। ओके सर, आपने अभी बात किया बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में, ऑटिज्म के बारे में और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। मैं यहाँ पे थोड़ा और जानना चाहूँगी कि ऑटिज्म जो रहता है, मतलब कि थोड़ा हम लोग अलग रहते हैं, शांत रहते हैं, बात नहीं करते, या फिर सोशली जो कनेक्शन रहता है वो थोड़ा कम रहता है। मुझे ये जानना है कि जैसे आपने कहा कि आफ्टर 22 वो कुछ डिसऑर्डर्स जो रहते हैं वो नहीं होते, या फिर आफ्टर 22 वो नहीं, वो पहले से ही कुछ सिम्टम्स जो है वो पहले से ही नजर आते हैं। तो व्हाट अबाउट द ऑटिज्म, मतलब ऑटिज्म में कभी ऐसे होता है कि पहले से नजर आ रहा है, या फिर आफ्टर सम टाइम आपके साथ कुछ कभी ऐसे इंसिडेंट होता है एंड देन यू फील सम सिम्टम्स लाइक दिस? देखिए, ऑटिज्म की शुरुआत ये रहता शुरू से ही है, और कई बार हम इसकी पहचान नहीं कर पाते समय से। आज के समय में हमारे भारत में ऐसे टेस्ट डेवलप हो गए, हमारे संस्थान का ये टेस्ट है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, जिसके आधार पे ऑटिज्म का डायग्नोसिस किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो 3 वर्ष की उम्र तक आप बच्चे में ऑटिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं, और उसके बाद जितना जल्दी डायग्नोसिस और जितना जल्दी आप उसको इंटरवेंशन दें, उसको जरूरी थेरेपीज दें, आपको उस बच्चे के परफॉर्मेंस में सुधार दिखेगा। अगर ये चीजें हम देर से देने की कोशिश करते तो जो एक इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है बच्चे के विकास का, वो पीछे छूट जाता है, तो हमें उस तरीके से उसमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देगी। ओके, तो लिसनर्स, हमारा आज का ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है वो हम यहाँ पर हमारे साथ उसके लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर, और दिव्यांगता के बारे में और उसके फील्ड के बारे में, मतलब और भी कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सर से बात करने, उसके ऊपर डिस्कस करना है। सो अभी समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे एंकर कोमल। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और लिसनर्स, हमारे आज के ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर। जैसे कि हम दिव्यांग बच्चों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, दिव्यांग लोगों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, उनके कैटेगरी के बारे में हमने डिस्कस किया प्रीवियस हमारे पार्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे कि दिव्यांग बच्चों की या फिर दिव्यांग जो लोग हैं उनकी लाइफ एक कॉमन मैन की तरह वो जी सकते हैं या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर दिव्यांग बच्चों के लिए सही मार्गदर्शन करना है तो वो कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? दिव्यांग लोगों की जहाँ तक बात करें तो उनमें भी विशेष क्षमताएं हैं, और वो भी वैसे ही जीवन जीने के अधिकारी हैं जैसा कोई अन्य व्यक्ति है। कई बार हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो यही आती है कि समाज में उनको लेकर के जो दृष्टिकोण है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता, और इसके कारण से उनको कई लेवल्स पे देखते हैं हम, जो कि जाने अनजाने में हम उनके साथ भेदभाव कर देते हैं, और उसके कारण से वो जो समाज में इंक्लूजन होना चाहिए उनका वो पॉसिबल नहीं हो पाता।
जहाँ तक बात है दिव्यांगता की, तो उसके लक्षण जितने जल्दी हमें पता चले और उसके तुरंत बाद ही हमें सही प्रकार से इंटरवेंशन देने का ज़रूरत है। अगर बच्चे के लक्षण मदर के प्रेगनेंसी में ही पता चल जाते हैं तो उसी समय डॉक्टर उनको गाइड करते हैं। हाँ। अगर जन्म के तुरंत बाद पता चल जाते हैं तो थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास वो कंसल्ट करें और जा कर के देखें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को दिखाई देता है कि बच्चे का जो विकास है जो वो बाकी बच्चों जैसा नहीं, उससे बहुत पीछे है। जैसे जिस उम्र में बाकी बच्चे बोलना चालू करते हैं, 1 साल हो जाता है तो बच्चा आई बाबा बोलता है, चलने लगता है, ये बच्चा नहीं कर रहा है, तो भी लोग जो है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते और ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 4 साल में चलेगा, 5 साल में चलेगा या बोलेगा। और उससे क्या होता है कि 6 साल तक का जो पीरियड होता है वो हर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। और अगर उस पीरियड में हम जल्दी से जल्दी आए और उसको थेरेपी दें तो उसको लाभ हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जो हमारा मंत्रालय है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसके अंतर्गत जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके रीजनल सेंटर्स और उनके कंपोजिट रीजनल सेंटर, वहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए हमारा जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, ये सेक्टर 5 में है और यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा हमारे पास किसी भी उम्र का व्यक्ति आता है तो हम उसकी पूरी जांच करते हैं, उसकी बुद्धि की जांच, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उसका थेरेपी का असेसमेंट किया जाता है, चाहे वो स्पीच की बात करें, उसकी लोकोमोटर इश्यूज की बात करें। विशेष शिक्षा में अगर बच्चे का एजुकेशन प्रभावित है तो उसकी एजुकेशन की जांच की जाती है और उसके बाद उसको थेरेपी और गाइडेंस दिया जाता है। तो इसके कारण से अगर समय से रहते हुए हम जितना जल्दी हो सके बच्चे में पता लगा के और समय से उसका उपचार करें, सही जगह जाके उपचार करें, तो डेफिनेटली बच्चे में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है, वो भी एक सामान्य जीवन जी सकता है। एग्जैक्टली मतलब मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स के ऊपर भी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो कितने सीरियसली ये टॉपिक को लेते हैं और अगर कुछ ऐसी चीज़ें कभी नज़र भी आती है तो वो कितने तुरंत फास्ट रिकवरी के लिए डॉक्टर से कंसर्न करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती है। जैसे कि सर आपने अभी नाम लिया, आपने ये जिक्र किया कि राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था। सो जैसे कि ये संस्था के अंडर आप प्रोफेशनल्स को तैयार करते हो, देन उसके बाद टॉपिक जो है दिव्यांगजन उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, तो बेसिकली आप कौन कौन सी सर्विस देते हो ये आपके इंस्टीट्यूट की ओर से? देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ये 1984 में बना था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा हेडक्वार्टर जो है वो सिकंदराबाद तेलंगाना में है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं। तो हमारे यहाँ जैसे सभी जगहों पे और हमारे क्षेत्रीय केंद्र में भी जब भी कोई बच्चा पहली बार हमारे यहाँ पे आता है तो हम पहले उसका एक डिटेल असेसमेंट करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में समस्या क्या है और किस हद तक की समस्या है, और उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, तो उसके बिहेवियरल असेसमेंट भी करते हैं और उसको देखते हैं कि उसके बिहेवियर में सुधार कैसे लाया जा सकता है। अगर बच्चे की स्पीच प्रभावित है या उसको कुछ सेंसरी इश्यूज हैं या कुछ उसको शारीरिक समस्याएं हैं तो उसका भी डिटेल असेसमेंट करके और फिर हम रिक्वायर्ड उसको थेरेपी और सपोर्ट देते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के बाद अगर व्यक्ति को बौद्धिक दिव्यांगता या स्वमग्नता या जो भी 21 तरह की डिसेबिलिटी है उसमें से कोई भी डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई होती तो वो सिविल हॉस्पिटल में जा कर के मेडिकल बोर्ड से अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो बनने के बाद हमारे अभी मंत्रालय ने एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी UDID जिसे हम कहते हैं वो उसमें रजिस्टर करना होता है, वो मिलता है, जिससे कि उनको बहुत लाभ होता है और बहुत बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो UDID कार्ड मिलने के बाद हमारे संस्था पे और हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी जो राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे हियरिंग के लिए हमारा बांद्रा में अली आवाजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी है, तो UDID कार्ड होल्डर को सभी सर्विसेज फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। और डिसेबिलिटी में अगर 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी तो उसको हम कहते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और ज़्यादातर जो सरकारी जो योजनाएं हैं या रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं को मिलता है जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40% या उससे ऊपर। लेकिन जो सर्विसेज है जिसका 20% भी डिसेबिलिटी निकल के आ रहा है उसको भी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है।
और क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि बच्चे की सीवियरिटी को बढ़ेगी और कल वो 40% होगा तब हम इंटरवेंशन करेंगे। कम से कम हो और वहीं से हम इंटरवेंशन करके उसमें सुधार करें, यही हमारा प्रयास रहता है। तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते और हर कोई आकर के सर्विस अवेल कर सकता है। एग्जैक्टली। तो लिसनर्स, हमने अभी तक के पॉडकास्ट में या फिर हमारे अभी तक के सेशन में आपने ये देखा कि किस तरह से बौद्धिक दिव्यांगता या फिर किस तरह से ये डिसेबिलिटी पर्सन के ऊपर काम किया जाता है, किस तरह से उन्हें ट्रेन किया जाता है और किस तरह से राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था में दिव्यांग लोगों के लिए काम होता है। बट इसके बाद जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले कुछ क्वेश्चंस में कि वो जो पर्सन है, दिव्यांग व्यक्ति जिसे कहा जाता है, वो पर्सन एक सामान्य नागरिक की तरह लाइफ जीना डिजर्व करता है। बट व्हाट अबाउट द रोजी रोटी जिसके ऊपर हम लोग बिहेव करते हैं या फिर जो भी है हमारा पूरा लाइफ जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि रोजगार। तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन लेते हैं कुछ मिनटों का, कुछ सॉन्ग्स का, कुछ गाने का ब्रेक। और कहीं जाइएगा मत, आप सुनते रहिए हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट। और हमारे आज के ये स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि प्रकाश सिंह सर। और डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर के साथ ये जो बातचीत है वो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन मैं अजय कोमल यहीं पे एक ब्रेक लेती हूँ। सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन ट्रेड। आचार्य 90 FM। हेलो, हाय, नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरशा एंकर कोमल आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। और लिसनर्स, हमारे आज के ये स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर। दिव्यांग व्यक्ति के बारे में, दिव्यांग व्यक्ति के पूरे लाइफ के बारे में, उनके कुछ प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कशन उसके ऊपर चल रहा है, हमारी ये बातचीत चल रही है। लेकिन जैसे कि मैंने ब्रेक के पहले जाने से पहले ही बोला कि हर एक दिव्यांग व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी बिताना चाहता है, तो वो जो दिव्यांग व्यक्ति है, क्या उसके लिए रोजगार की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या उनके लिए रोजगार उपलब्ध है, ये सब चीज़ें अब हम सर से जानकारी लेने वाले हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिव्यांग बच्चों के रोजगार के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध है? देखिए, किसी भी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है कि वो आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए। तो अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं है, हाँ। जहाँ तक बात दिव्यांग लोगों के रोजगार की है, तो हमारा जो अधिनियम है, जो एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसमें 4% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें दिव्यांग लोगों को दिया गया है, जिसमें 1% उनको है जिनको कि शरीर संबंधी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, 1% जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, 1% जिनको कि हियरिंग प्रॉब्लम है, और बचा हुआ 1% जो बाकी डिसेबिलिटी सारी, जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता भी आती है, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी आती है, ऑटिज्म भी आता है और बाकी डिसेबिलिटी, तो बचा हुआ 1% उनके लिए है। तो ऐसे जितने भी भारत सरकार के जॉब्स हैं, और इसको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है कि कौन से जॉब किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हो सकते हैं, तो उसमें 4% रिजर्वेशन जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कौशल प्रशिक्षण है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट। तो इसके लिए स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो काफ़ी काम कर रहा है इस दिशा में, और हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। तो विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान हैं, विभिन्न क्षेत्रीय केंद्र हैं, और साथ के साथ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओस को भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट करके और इम्पैनल ट्रेनिंग पार्टनर्स के तौर पे मंत्रालय द्वारा लिया गया है। तो सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या क्या आइडेंटिफाइड जॉब रोल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई है, यहाँ पे बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए भी हम जो है कौशल प्रशिक्षण देते हैं 18 साल के बाद की उम्र में। और अभी हमारे यहाँ पे फूड एंड बेवरेज एसोसिएट और हॉस्पिटैलिटी एसोसिएट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि 40 दिव्यांगजनों का प्रशिक्षण हो रहा। प्रशिक्षण के बाद स्किल काउंसिल की तरफ से एक एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको जॉब प्लेसमेंट दिया जाएगा, जिससे कि वो भी एक जो जैसे बाकी कर्मचारियों को जितनी सैलरी मिलती है उसी सैलरी पे उनको भी जॉब मिले और वो एक आत्मनिर्भर जीवन यापन अपना कर सके। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके अलावा
प्राइवेट सेक्टर भी आजकल आगे आ रहा है, भारत सरकार उन्हें भी प्रोत्साहित कर रही है कि आजकल बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में दिव्यांग लोगों को जॉब पे रखा जा रहा है और इसके लिए भारत सरकार प्रोत्साहन भी देती है और हमें जो प्राइवेट सेक्टर में जो बेस्ट करता है उसको राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो सरकार का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को कौशल प्रशिक्षण मिले। इसके लिए मंत्रालय में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया जिसको हम कहते हैं पीएम दक्ष पोर्टल। तो जितने भी दिव्यांग लोग हैं यदि उस पर इनरोल करते तो उनको वहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाती है कि कौन से उनका इंटरेस्ट एरिया है, कौन से ट्रेनिंग सेंटर उनके नियर बाय है जहाँ वो जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस पर एम्प्लॉयर्स भी जुड़े हुए थे जो कि ये देख सकते हैं कि कितने दिव्यांग लोग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेंड है, तो जॉब भी उनको मिलना आसान हो जाता है। जी। मतलब हमारे गवर्नमेंट की ओर से बहुत कुछ चीज़ें की जा रही है। जैसे कि आपने सर रोजगार के बारे में बताया या फिर कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है, ये सब चीज़ें आपने बताई। मुझे लगता है हमारे जो भी लिसनर्स हैं जिनको इसके बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं है लेकिन आपके आजू बाजू में भी कई ऐसे लोग हैं तो आप प्लीज़ उन्हें गाइड कर सकते हैं। सर मैं और एक पूछना चाहती हूँ कि आपने गवर्नमेंट के बारे में इतना बहुत कुछ बताया कि क्या क्या वो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, तो कौन सी ऐसी स्पेसिफिकली योजनाएं हैं जो उनके लिए है? भारत सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो दिव्यांग जन के लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद यूडीआईडी कार्ड उनका बनता है, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, जिससे कि भारत सरकार के पास सभी डाटा चला जाता है और वहाँ से उनको हम बेहतर सुविधा दे सकते हैं। इसके बाद जो जैसे बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नेशनल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1999 में और उस एक्ट में 4 डिसेबिलिटीज आती है जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता है, सेरेब्रल पैल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म। तो इन लोगों का क्या है, ये जीवन भर चलने वाली डिसेबिलिटीज है, मतलब आप सुधार कर सकते हैं लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते। तो जो गार्जियंस रहते हैं उनका ये एक बहुत बड़ा चिंता था कि मेरे बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा, उसका क्या होगा। तो इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पे नेशनल ट्रस्ट एक्ट में लीगल गार्जियनशिप का प्रोविजन दिया गया है कि जो भी 18 से ऊपर के ये 4 कैटेगरी की डिसेबिलिटी उसमें लीगल गार्जियन बनने की ज़रूरत है और जिसके लिए लोकल लेवल कमेटी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में, और लीगल गार्जियनशिप ली जा सकती है। नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत ही एक निरामिया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो ये 4 डिसेबिलिटी को कवर करती है, जो कि इनिशियल रजिस्ट्रेशन 500 रुपया होता है, फिर 250 रुपीज़ एनुअल प्रीमियम होता है, जिसमें 1 लाख रुपीज़ का कवरेज मिलता है और उसमें ओपीडी आईपीडी दोनों हैं। तो जो प्राइवेट थेरेपी भी लेते हैं वो भी अपने क्लेम्स को लगा सकते हैं। तो निरामिया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहुत उपयोगी साबित हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यंत्र और उपकरण का जरूरत पड़ता है, जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड, या आजकल स्मार्ट केन आते हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज होता है, या जो बौद्धिक दिव्यांग लोग हैं उनको हम शिक्षण साहित्य सामग्री देते हैं। इसके लिए भारत सरकार की एडिप योजना है जिसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं दिव्यांगजनों को निःशुल्क मिलती हैं। साथ के साथ जो हमारे दिव्यांग लोग हैं इनको भारत सरकार ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए इनके लिए एक फ्री कोचिंग स्कीम भी लॉन्च की है, जो कि वो रेजिडेंशियल है और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से दिव्यांग लोग जो है फ्री कोचिंग स्कीम का लाभ ले सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को करके और अपने जॉब में जा करके ले सकते हैं। तो ऐसी भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जो दिव्यांग लोग खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके लिए जो नेशनल दिव्यांग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है और वो इंडिविजुअल को भी मिलता है, और यदि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उसको लेना चाहता है तो उनको भी मिलता है। तो ये लोन की फैसिलिटीज़ है। इसके बाद हमारे मंत्रालय के द्वारा अलग अलग जगह पे सामान बन गया, लेकिन अभी उसको सेल कैसे करेंगे, तो उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। वो दिव्य कला मेला अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पुणे में लगा हुआ था। अच्छा। तो देश के मुख्य शहरों में दिव्य कला मेला लगाया जाता है, जहाँ दिव्यांग लोगों को बुलाया जाता है और उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और लोगों को भी अवेयर करे कि उनकी क्या कुछ क्षमता है, वो क्या कुछ बना सकते हैं।
तो इस तरीके की भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग कोशिश यही है कि लास्ट मैन तक हम उसको पहुंचाने का प्रयास करें। सो मुझे लगता है लिसनर्स हमारा यह आज का जो सेगमेंट था वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सर आपने बहुत चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में हमें बातें बताई। सो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पे। और बस जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि दिव्यांग व्यक्ति के जो पेरेंट्स होते हैं दे आर वेरी कि वो बहुत टेंशन लेते हैं, दे फील सैड कि क्या लाइफ उनको मिली है, इस तरह से होता है। तो वो पेरेंट्स को आप जाते जाते कुछ शब्द कहना चाहोगे तो? मैं यही कहना चाहूँगा कि दिव्यांग जो है कोई अभिशाप नहीं है, उसमें भी बहुत सारी क्षमताएं हैं और दिव्यांग लोगों के आगे बढ़ाने में सबसे जो बड़ी भूमिका होती है वो पेरेंट्स की होती है। हम प्रोफेशनल कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पेरेंट एक टीम की तरह हमारे साथ काम नहीं करे। तो मैं कंसीडर करता हूँ पेरेंट्स को कि एक होते हैं जो डिसेबिलिटी वॉरियर, जो चिंता करते हैं और लेकिन सही स्टेप नहीं ले पाते, और दूसरे होते हैं वॉरियर जो कि उसको चुनौती के तौर पे लेते हैं और उससे लड़ने का प्रयास करते हैं और उस क्रम में उनके बच्चे का विकास होता है और उनकी भी जो सारी समस्याएं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। तो मेरा पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि जब भी बच्चे में कोई लक्षण दिखाई दे आप जो है उसको तुरंत प्रोफेशनल से संपर्क करें और जो प्रोफेशनल्स के साथ एक टीम के रूप में काम करें तो डेफिनेटली हम अपने जो दिव्यांग जन हैं उनके लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। तो लिसनर्स डेफिनेटली मेरे अगर हमारा ये सेगमेंट जो दिव्यांग व्यक्ति कोई सुन रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं या फिर आप लिसनर्स और आपके आजू बाजू में कई ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी क्योंकि सर ने बताया कि पहले तो दिव्यांग जन होते क्या है, दिव्यांग व्यक्ति कौन से कैटेगरीज उसमें आती है, फिर उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज दी है, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या सुविधाएं जो है वो हमारे सभी दिव्यांग जन के लिए है, वो उसके बारे में हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर दिव्यांग व्यक्ति एक कॉमन मैन की तरह अगर लाइफ जीना चाहता है, जिंदगी बिताना चाहता है, रोजगार और कुछ जॉब करना चाहता है या फिर खुद का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है इसके बारे में हमने बात किया। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे देना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पर आए और आपने बहुत ही डिटेलिंग में बहुत ही आपने अच्छी तरह से ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे बताई समझाई। सो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको विश यू ऑल द बेस्ट क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ये एक भगवान की तरह है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं जो होप्स छोड़ देते हैं कि अभी मेरा बेटा जिंदगी भर ऐसे रहेगा या फिर मेरी बेटी आगे कुछ नहीं कर सकती तो वो ही पेरेंट्स के लिए आप देवदूत बनकर खड़े हो। तो बस मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे के लाइफ के लिए एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स हमारा आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और YouTube पे हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करो YouTube चैनल को आचार्य 90 FM को। इसके साथ साथ प्ले स्टोर में जाके आचार्य 90 FM ऐप डाउनलोड करके आप वो कहीं भी सुन सकते हो। सो लिसनर्स कीप लिसनिंग एंड सुनते रहिए हमारा आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू।